हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। मैनिफेस्टेशन करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। आप सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। उस मोमेंट को इमेजिन करेंगे कि वो चीज पूरी हो चुकी है। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अगर मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ तो आपको 5 सेंटेंसेस या कभी कभी 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपको उनको अरेंज करना होता है जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो कभी कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10 इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। बीच बीच में मिक्स्ड क्वेश्चंस भी उनके अंदर आते हैं और हमको उनको रीअरेंज करना होता है जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप मेक श्योर करो कि आप अपने एग्जामिनेशन से पहले कम से कम मेरे साथ 50 प्रीलिम्स के सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लो, 50 मेंस के सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लो। ये टॉपिक आपका बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है इसकी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे स्टेटमेंट्स को रीड करोगे। कोशिश करोगे कि आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। फिर कोशिश करोगे कुछ ना कुछ पेयर बना लो और लास्ट में आप अरेंज करोगे। इसकी एक थ्योरी की क्लास भी अभी आप लोगों की इसी परफेक्शन 3.0 में इस क्लास से जस्ट पहले अपलोड हो जाएगी, तो एक बार उसको भी देख लोगे तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट मेन चीज जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी दैट इज भर भर के प्रैक्टिस, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से ही समझाऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट यहां ऐसे लगेगा या इस तरीके से लगेगा। स्टार्ट करें? चलो, सबसे पहला पैराजंबल दिख रहा है सभी को? एवरीवन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इनको अरेंज करना है तो हम अपनी कॉपी में इस तरीके से 5 डैश बनाएंगे क्योंकि 5 स्टेटमेंट्स हैं। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 आपका क्या है? रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। हम सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके रीड करेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे। तैयार हो? रीड करते हुए हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टार्टिंग हो सकता है या ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो, सबसे पहला स्टेटमेंट रीड करो, मेरे साथ रीड करना। डिपेंडिंग ऑन देयर डिजाइन, उनकी डिजाइन के बेसिस पे, सम ऑफ दीज टॉयज, इनमें से कुछ टॉयज, अभी जो दीज वर्ड है, जब भी दीज लिखा हो, दिस लिखा हो, दैट लिखा हो, ये कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनके बारे में पहले बात होगी तभी आप ये वाले टॉयज बोलोगे। सम ऑफ दीज टॉयज का मतलब क्या है? ये वाले खिलौने। तो पहले किसी खिलौनों की बात करोगे तभी तो बोलोगे ये वाले खिलौने, तो ये मेरा स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो मैंने एक क्रॉस लगा दिया कि पी तो नहीं हो सकता। आगे इनमें से कुछ टॉयज जो होंगे वो खुद से मूव कर पाएंगे और बाकी के जो स्टफ्ड वाले होते हैं उनको आप कैरी करते हैं और बच्चे अपने पास रखते हैं। मैम आप छोटे हो जाओ। ठीक है बेटा, मैं छोटी हो जाती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अभी ठीक है? और छोटे हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब बच्चों के खिलौने में भी आ गई है। एआई वाले टॉयज आ रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा बेचा जा रहा है। एआई वाले टॉयज आ गए, हो सकता है स्टार्टिंग। मैंने एक छोटा सा टिक लगा दिया। अब फिर से देयर आ गया। देयर मैन्युफैक्चरर्स मार्केट, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, किन के मैन्युफैक्चरर्स, किन की बात हो रही है पता ही नहीं चल रहा। उनकी, उनकी किन की, मतलब ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेचते कैसे हैं कि ये कंपेनियंस हैं, ये सवालों का जवाब देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, उनको नई चीजें सिखाएंगे। फिर से दीज आ गया। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉयज हैं वो नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट से चलते हैं और बहुत सारी तरह के आते हैं, एलियंस आते हैं, सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं, रोबोट्स आते हैं। मैनी सच टॉयज, सच भी लिखा होता है तब भी वो स्टार्टिंग नहीं होता, ऑल्सो लिखा होता है तब भी वो स्टार्टिंग नहीं होता। ऐसे जो टॉयज होते हैं इनमें माइक्रोफोन भी होते हैं जो बच्चों की आवाज सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। क्या सभी को स्टेप नंबर 1 क्लियर है कि मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यों होगा? प्लीज कोई भी डाउट हो तो साथ के साथ पूछते हुए चलना। वैसे डाउट मैं आने नहीं दूंगी, मैं एक एक चीज को इतनी बार समझाऊंगी क्योंकि पैराजंबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन का। क्या सभी को क्लियर है कि क्यों स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? बाकी क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे दीज लिखा था, यहाँ पे देयर लिखा था, यहाँ पे भी दीज लिखा था और यहाँ पे सच लिखा था और ऑल्सो लिखा था। तो इन सारे शब्दों की वजह से और कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एआई वाले टॉयज को बच्चों के दुनिया में लाया जा रहा है, एआई वाले टॉयज। अब मेरे पास अलग अलग स्टेटमेंट में बातें दे रखी हैं। डिजाइन के बेसिस पे कुछ के अंदर कुछ टॉयज खुद ब खुद चल पाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ पेयर बनाना है। देखो पेयर बनाने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है अगर आपको कुछ ऑल्सो दिख रहा है या कोई और कंजंक्शन दिख रहा है, बट दिख रहा है, हाउ दिख रहा है, सबसे पहले उसका पेयर बनाओ। तो कुछ टॉयज अपने आप चल पा रहे हैं, कुछ स्टफ्ड हैं, कुछ बहुत सारों के अंदर माइक्रोफोन भी है। तो टॉयज के अंदर क्या क्या है वो पी और टी में दे रखा है। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं सभी को? टॉयज के अंदर क्या क्या फीचर है वो किस में दे रखा है? पी में दे रखा है और टी में दे रखा है कि टॉय के अंदर ये है, टॉय के अंदर ये है। ऑल्सो वाला हमेशा बाद में आएगा। तो क्या सभी को पी और टी का पेयर क्लियर है कि टॉय, कोई टॉय ये कर सकता है, कोई टॉय ये कर सकता है और बहुत सारे टॉयज तो ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। पी और टी में कोई भी दिक्कत किसी को? चलो आगे देखते हैं। क्यू बन चुका है, पी और टी बन चुका है, दो बचे हैं, एक आर बचा है, एक एस बचा है। इन दोनों का सीक्वेंस निकाल लेते हैं। ये जो एआई टॉयज हैं ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट होते हैं काम करने में और ये बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, आर मैंने पढ़ा। इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इनको मल्टी फंक्शनल कंपेनियंस की तरह बेचते हैं, कंपेनियंस की तरह बेचते हैं। कंपेनियंस की बात कहां हो रही थी बताओ? एआई पावर टॉय कंपेनियंस इनको बेचा जाता है, ये बात क्यों में हो रही थी कि इनको बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? इनको मार्केट किया जाता है मल्टी फंक्शनल कंपेनियन करके, क्लेम करके कि ये सब कर सकते हैं। तो क्या सभी को क्यू और एस का पेयर भी क्लियर है? तो क्यू और एस का पेयर बन चुका है, पी और टी का पेयर बन चुका है। अब बस आर देखना है कि आर कहां आएगा। आर के पास दो पोजीशंस हैं, या तो आर यहां आ सकता है या फिर आर यहां आ सकता है। तो आर में लिखा हुआ है कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो टॉयज हैं ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि आर में तो कोई बात ऐसी हो नहीं रही थी। आर में तो हो रहा था कि ये सारी चीजें करते हैं। तो आर में बात हो रही थी टॉयज क्या क्या करते हैं। तो टॉयज क्या क्या करते हैं वही बात पी और टी में भी हो रही थी। तो क्या मैं कह सकती हूँ पी और टी जो है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? सॉरी मैंने गड़बड़ ये कर दी, ये एस नहीं आर है। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज आर। हाँ तो अगर हाँ क्यू आर है, सॉरी माय मिस्टेक। अगली बात यहां पे था कि ये टॉयज क्या क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और यही बात पी और टी में भी हो रही है कि टॉयज क्या क्या कर सकते हैं। मतलब क्यू और आर जो है वो पी और टी से कनेक्टेड है। क्यू और आर किससे कनेक्टेड है? पी और टी से, क्योंकि ये टॉयज क्या कर सकते हैं वही बात पी और टी में भी हो रही है, ये टॉयज क्या कर सकते हैं। मतलब क्यू और आर पहले आएगा फिर पी और टी आएगा।
अब लास्ट में एस के लिए एक ही पोजीशन बची है, दैट इज दिस, एस लास्ट। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस इज क्यू आर पी टी एंड एस। कोई दिक्कत किसी को भी? एक बार दोबारा समझे? चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। सबसे पहली चीज दोबारा समझो, हाँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, यहां पे देयर लिखा था, यहां पे भी देयर लिखा था, यहां पे दीज लिखा था, और यहां पे सच लिखा था, और ऑल्सो लिखा था। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट सिर्फ क्यू हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, दोबारा समझा रहा हूं, डोंट वरी। स्टार्टिंग स्टेटमेंट सिर्फ क्यू हो सकता है कि ये जो टॉयज हैं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे चैंपियंस की तरह आ गए हैं। चल, अगली इंपॉर्टेंट बात, अगला पेयर हमने बनाया ऑल्सो की हेल्प से कि ये टॉयज ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इन टॉयज के अंदर ये भी है तो ये भी कर सकते हैं। क्या पी और टी का पेयर सभी को क्लियर था कि ये टॉयज मूव भी कर सकते हैं, कैरी भी हो सकते हैं, और सुन भी सकते हैं बच्चों की? तो टॉय क्या कर सकता है, और टॉय ये भी कर सकता है। ऑल्सो का मतलब था भी, इसका मतलब पी और टी का पेयर था। अगला पेयर यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स उनको मार्केट करते हैं मल्टी फंक्शनल कंपेनियंस की तरह, वो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ था कि कंपेनियंस हैं, इनको बेचा जा रहा है, और कैसे बेचा जा रहा है वो आर में लिखा था, मतलब क्यू और आर का भी पेयर था। अब क्यू और आर का पेयर था, पी और टी का पेयर था, हमको बस ये आइडेंटिफाई करना था एस कहां आएगा। तो हमने देखा आर से लिंक किसका है, आर से लिंक पी और टी का है, या आर से लिंक एस का है। तो हमने जब आर को पढ़ा तो हमको समझ में आया, आर में लिखा हुआ था कि क्या क्या कर सकते हैं टॉयज, और यही टॉयज क्या क्या कर सकते हैं वो पी और टी में दे रखा था, क्या क्या कर सकते हैं। तो जो बात आर में दे रखी थी वही बात पी और टी में भी दे रखी थी, इसका मतलब आर के बाद पी और टी आएगा। इसका मतलब एस के लिए जो आखिरी पोजीशन बची थी दैट वाज व्हाट, लास्ट। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? क्यू आर पी टी एंड। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार फ्लोचार्ट बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्यू आर पी टी एंड एस, क्यू और आर में कंपेनियंस कैसे सेल हो रहे हैं, पी और टी का पेयर ऑल्सो की हेल्प से। आर के बाद पीटी इसलिए आया, क्यों? क्योंकि टॉयज क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन टॉयज डू। तो एस के लिए एक आखिरी पोजीशन बची थी, दैट वाज। क्लियर सभी को? आगे बढ़े, चलो अरेंजमेंट तो हम कर ही लेंगे जब हमने सीक्वेंस बना लिया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, आर, फर्स्ट क्या हो गया, क्यू, मिडल क्या हो गया, पी। चलो अगला, एक बार खुद से ट्राई करोगे? चलो, मैं चाहती हूँ पहले एक बार खुद से आप पढ़ो सारे स्टेटमेंट्स को, सिखाऊंगी तो मैं ही, बट पहले खुद से एक बार पढ़ के देखो। 3 मिनट का टाइम मिल रहा है सभी को, ट्राई दिस एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए डिस्कस करते हैं। पहला नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा होगा। बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलना है। तो उसी चीज को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस लिखा हुआ था, हमको समझ में आ गया ये स्टार्टिंग नहीं होगा। ये जो ग्राफीन बेस्ड सेंसर है, ये काम कैसे करता है, ये बहुत तेजी से ढूंढता है मायोग्लोबिन को, जो कि एक प्रोटीन है जो ब्लड में जाता है तुरंत बाद जब डैमेज होता है। ठीक है, दिस आ गया, फिर से स्टार्टिंग नहीं होगा। इस प्रोटीन को डिटेक्ट करके इतनी अर्ली स्टेज में बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ढूंढ पाते हैं कि कोई हार्ट अटैक या कोई कार्डियक इवेंट आने वाला है बहुत पहले किसी और टेक्निक से। फिर से दीज लिखा हुआ है। इन एडवांटेजेस की वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर पोटेंशियल है कि बहुत बड़ा चेंज ला सकती है वो गांव में, इमरजेंसी में और बाकी जगह जहां फैसिलिटीज नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट टू पुराने वाले जो टेस्ट होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं, ये न्यू सेंसर, फिर से दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये लाइट वेट है, अडेप्टेबल है, अफोर्डेबल है, तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। एक डॉक्टोरल रिसर्चर है मोहसिना अफरोज, उन्होंने एक इनोवेटिव बायोसेंसर निकाला है जो कि फ्लेक्सिबल है, आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, सस्ता भी है और मायोग्लोबिन को डिटेक्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है कि हार्ट अटैक की शुरुआत का। तो ये बात तो सभी को समझ में आई कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट टी होगा। ये चीज सभी की सही निकली कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी टी। चलो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी चीज को बताते हो, जब भी आप किसी चीज को बताते हो, सबसे पहले उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताते हो, या फिर वो काम कैसे करता है वो बताते हो, या फिर उसकी फंक्शनिंग बताते हो। तो जब भी हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले वो बाहर से कैसा है वो बताएंगे, फिर वो काम कैसे करता है वो बताएंगे, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो कैसे करता है वो बताएंगे। तो मुझे टी के बाद बताओ क्या आएगा, आप ही लोग बताओ। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी मशीन की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके की बात कर रहे हैं, किसी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो फिजिकल, वो बाहर से कैसा है, वो काम कैसे करता है, उसकी टेक्निक क्या है वो बताओगे। तो बताओ टी के बाद क्या लगाओ एवरीवन। क्या सभी को क्लियर है कि टी के बाद पी आएगा? ये काम कैसे करता है, ये मायोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करता है। और मायोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो ब्लड में चला जाता है जैसे ही कोई डैमेज होता है। क्या सभी को टी और पी का पेयर क्लियर है? कोई भी डाउट? चलो अब मुझे ना एक हिंट दे रखी थी, यहां पे दीज एडवांटेजेस दे रखा था। बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस, इन फायदों की वजह से। तो मुझे बताओ फायदे कहां दे रखे थे, आर से पहले किसको लगाऊं? बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस दिया हुआ था, एडवांटेजेस मीन्स फायदे। तो फायदे कहां दे रखे थे वो बताओ। क्यू में दे रखे हैं फायदे, बहुत सारे, बहुत सारे तो नहीं दे रखे, एक ही फायदा दे रखा है कि डॉक्टर कार्डियक इवेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ, फायदे इसमें दे रखे थे बहुत सारे कि लाइट वेट है, अडेप्टेबल है, सस्ता भी है। तीन तीन फायदे दे रखे थे और इन फायदों की वजह से। क्या सभी को एस और आर का पेयर क्लियर है? चलो हमने एस और आर का पेयर बना लिया। अब मेरे पास सिर्फ एक क्यू स्टेटमेंट बचा है। क्यू के पास दो पोजीशन है आने के लिए, या तो क्यू एस और आर से पहले आएगा या फिर क्यू एस और आर के बाद में आएगा। चलो क्यू को पढ़ते हैं। डिटेक्टिंग दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन को डिटेक्ट करना। पी में कोई प्रोटीन की बात हो रही है? हो रही है, मायोग्लोबिन। चलो आर में कोई प्रोटीन की बात हो रही है? नहीं, आर में तो कोई प्रोटीन की बात नहीं हो रही। मतलब आर के बाद तो क्यू नहीं आ सकता। आर के बाद क्यू नहीं आ सकता, मतलब क्यू कहाँ आएगा यहाँ? तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना आपका? फाइनल सीक्वेंस इज टी पी क्यू एस एंड। कितने लोगों को समझ में आया कैसे किया हमने? एक बार दोबारा समझे? चलो एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमको रीड करने हैं। तो हमने सारे स्टेटमेंट्स रीड करे। यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे भी दिस लिखा था, यहाँ पे दीज लिखा था, यहाँ पे भी दिस लिखा था। तो हमको समझ में आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? टी होगा। इसके बाद जब भी हम किसी चीज की बात बताते हैं, हम उसकी फंक्शनिंग बताते हैं सबसे पहले। तो ये जो ग्राफीन बेस्ड सेंसर है,
सेंसर की हमने बात कहाँ करी, यहाँ पे, कि इन्होंने एक बायो सेंसर बनाया है और ये जो सेंसर है ये काम कैसे करता है। इसका मतलब टी और पी का पेयर था। अगला पेयर हमने क्या बनाया, दीज एडवांटेजेस की हेल्प से, फायदों की बात हो रही थी यहाँ पे कि लाइट वेट भी है, अडेप्टेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, इन फायदों की वजह से। मतलब एक कॉम्बिनेशन हमारा एस और आर का बना। अब क्यू के लिए हमको पोजीशन आइडेंटिफाई करनी थी, क्यू कहाँ आएगा, तो क्यू में दिस प्रोटीन लिखा हुआ था, तो आर के बाद तो नहीं आ सकता, आर में तो कोई प्रोटीन की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्यू के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची थी एंड दैट वाज दिस। तो फाइनल सीक्वेंस बन गया टी पी क्यू एस एन आर। क्लियर है सभी को, एवरीवन? चलो एक बार सीक्वेंस बना लेते हैं, टी पी क्यू एस एन आर। एस और आर का पेयर बना था दीज एडवांटेजेस, पी और क्यू का पेयर बना था दिस प्रोटीन। टी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट था और टी के बाद पी इसलिए आया था क्योंकि इसमें वर्किंग बताई गई थी कि वो चीज काम कैसे कर रही है। तो किसी भी चीज के फायदे बताने से पहले आप वर्किंग बताते हो, इसलिए टी और पी हुआ। तो जिस बच्चे ने टी और एस बनाया उसने गड़बड़ क्या करी कि वर्किंग तो बताई नहीं, पहले फायदे बता दिए। नहीं, पहले वर्किंग बताओगे फिर फायदे बताओ। क्लियर? सीक्वेंस आप बना लोगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो आप लगा ही लोगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला खुद से ट्राई करेंगे। पैराजंबल कहाँ गया, चलो इसमें पैराजंबल गायब है। चलो सभी के पास 3 मिनट है, 1 2 3 4 5 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस इट।
सबसे पहला स्टेप, हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़े। वन वाइडली यूज्ड, WTE क्या होता है भाई, शॉर्ट फॉर्म है, कहीं फुल फॉर्म दे रखी है? दे रखी है, मतलब ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। शॉर्ट फॉर्म हमेशा फुल फॉर्म के बाद आती है। तो एक जो अप्रोच है वो इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन क्या होता है? जला देना। तो वेस्ट को जला देते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, जिससे कि पानी उड़ जाए, स्टीम बन जाए और जिससे पावर भी जनरेट हो। ठीक है। बाय अप्लाइंग दीज प्रोसेसेस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कम कर देती है 90% से। इससे क्या होता है? लैंडफिल की लाइफ स्पैन, कितना टाइम तक वो चलेगा वो भी बढ़ जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाता है कि नई नई जगह निकालो जहां पे वेस्ट को डालना है। इंसिनरेशन के अलावा इन एडिशन टू लिखा हुआ है, फिर अदर भी लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। और भी टेक्निक्स लगाई जाती है, जैसे गैसिफिकेशन, वेस्ट को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं कम से कम ऑक्सीजन के साथ, और फिर उसमें ब्रेक, और एक एनारोबिक डाइजेशन भी होता है जहां पे बैक्टीरिया जो है तोड़ देता है। ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हो सकता है स्टार्टिंग। ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जहां पे हम नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादातर हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक वेस्ट को लैंडफिल से हटा के WTE सिस्टम्स जो होते हैं वो मीथेन को रोकते हैं उसका निकलना, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये तो हमको समझ में आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, एस होगा। चलो अब कुछ कुछ पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दीज प्रोसेसेस लिखा था, मेरी नजर सबसे पहले वहीं जाती है जहां पे दिस, दैट, दीज, दोज लिखा हो या ऑल्सो लिखा हो, सबसे पहले नजर वहीं डालो। तो दीज प्रोसेसेस, तो इससे पहले वाले स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोसेसेस की बात होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस की बात हो रही है? कहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस की बात हो रही है? तो क्या मैं कह सकती हूँ बहुत सारे प्रोसेसेस की बात हो रही है यहाँ पे? गैसिफिकेशन, एनारोबिक इंडाइजेशन। तो हमको ये समझ में आया कि जो क्यू है वो आर के बाद आएगा। चलो यहां पे लिखा हुआ था इन एडिशन टू इंसिनरेशन, तो इसका मतलब इससे पहले इंसिनरेशन की भी बात होनी चाहिए। तो ये भी मुझे समझ में आया कि पी जो है आर से पहले आएगा। तो पहली अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच है इंसिनरेशन। ध्यान से देखो, पहली अप्रोच क्या है? इंसिनरेशन। फिर इंसिनरेशन के अलावा गैसिफिकेशन भी है, एनारोबिक डाइजेशन भी है, फिर एक और है, मोर ओवर और लगा दिया। मोर ओवर का मतलब क्या है? एक और। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज मोर ओवर लगा के ऑर्गेनिक वेस्ट को ही हटा दो पूरी तरीके से, दिस इज फोर्थ। ये चार अप्रोचेस दे रखी है। पी आर टी और बीच में आ गया। फिर इन सब को अप्लाई कर दो, फर्स्ट को भी, सेकेंड और थर्ड को भी, फोर्थ को भी। इन सबको अप्लाई करके वेस्ट ट्रीटमेंट का रिजल्ट दे रखा है, वैसे भी है ये क्या है? रिजल्ट है, लास्ट में ही आएगा। तो फाइनल आंसर इज व्हाट? एस पी आर टी एंड। कितने लोगों को समझ में आया? चलो एक बार दोबारा समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। सबसे पहले तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म दे रखी थी, यहाँ दीज दे रखा था, यहाँ पे इन एडिशन टू दे रखा था और अदर दे रखा था, यहाँ पे मोर ओवर दे रखा था। तो ये चीज हमको क्लियर हुई कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऐसा होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ था बाय अप्लाइंग दीज प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को अप्लाई करके वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ये सब कर लेती है। देयर बाय का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एज अ रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस का रिजल्ट है। अब हमने देखा कि प्रोसेसेस तीन में दे रखे हैं, इसमें भी एक प्रोसेस दे रखा है, इसमें भी प्रोसेस दे रखा है और इसमें भी प्रोसेस दे रखा है। तो अब हमको इनको प्रोसेस को अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो वन वाइडली यूज एक ये है, फिर इससे मुझे हेल्प मिली, इसके अलावा बाकी के ये हैं, और एक और लास्ट में ये बता दिया मोर ओवर लगा के। तो इसका मतलब क्या है? कौन कौन सा हो गया?
आपका सबसे पहले P आया, फिर R आया और फिर T आया। तो PRT। कुछ बच्चों ने Q को T से पहले लगा दिया, मतलब उन्होंने रिजल्ट पहले बता दिया और प्रोसेस बाद में बताया है। जिन बच्चों ने QT कर दिया, क्या उनको अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है कि आप रिजल्ट पहले बता रहे हो, प्रोसेस बाद में बता रहे हो? नहीं, प्रोसेस बाद में नहीं बताते, प्रोसेस पहले बताना है। प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट को हटा दो पूरी तरीके से लैंडफिल से। तो आपने क्या किया, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको पूरी तरीके से ही हटा दिया। तो मीथेन को भी आपने रोक दिया। इन सब चीजों को करके आपने वॉल्यूम ऑफ वेस्ट को लगभग लगभग 90% से कम कर दिया। क्या सभी को अपनी मिस्टेक समझ में आई कि क्या गड़बड़ की थी और क्या सही आंसर है? कोई भी प्रॉब्लम किसी को, किसी भी तरह की? आगे बढ़ी? मैम टी प्रोसेस जैसा नहीं लगा, तो ये वाला एक प्रोसेस ही हो गया ना कि अब जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप पूरी तरीके से हटा रहे हो। तो पहला था इंसिनरेशन, जला दिया। दूसरा था गैसिफिकेशन, गैस में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा था एनारोबिक डाइजेशन, ऑर्गेनिक मैटर को बायोगैस में प्रोड्यूस कर दिया। अगला वाला था कि पूरा पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट ही हटा दिया, तो मीथेन को भी रोक दिया। इन सबको एक साथ लगा के जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है वो 90% से कम हो गया। इससे क्या हो गया, लैंडफिल्स की भी लाइफ स्पैन बढ़ गई और प्रेशर भी रिड्यूस हो गया नई नई साइट्स को बनाने का। टी में इतना वाला पोर्शन एक प्रोसेस था, इतना वाला पोर्शन एक एक्शन था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए डिस्कस करते हैं। हाउएवर, लेकिन हाउएवर से कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। दिस भी लिखा हुआ था। ये जो बसा हुआ रिश्ता है साइंटिस्ट के बीच में और दुनिया के बीच में, इसको चुपके से बदला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ये जो बदलाव है, फिर से दिस आ गया। ये जो बदलाव है ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गया है या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लाया जा रहा है। एक बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है डेटा की अवेलेबिलिटी में। इतने सारी चीजें जो हैं जिनको डिजिटल बना दिया गया है और अब उनको हम इंटीग्रेट कर, एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल फील्ड वर्क की वजह से अब एक इन सिलिको रिसर्च आ रही है। इन सिलिको रिसर्च का मतलब क्या होता है कि इंक्वायरी किसके ऊपर होती है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होती है, एल्गोरिथम यूज करके, सेंसर यूज करके और सिस्टम यूज करके। इतने जनरेशन से जो इकोलॉजी और बायोलॉजी की फील्ड थी उनमें हम डायरेक्टली नेचर के साथ एंगेज करते थे। घंटों घंटों फॉरेस्ट जाते थे, वेटलैंड जाते थे, ओशियंस में होते थे, बहुत मुश्किल होती थी और ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से हम देखते थे कि नेचर में क्या हो रहा है। ये जो डिपेंडेंस था, दिस लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता। फील्ड वर्क पे ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इकोलॉजिस्ट को डिफाइन किया जाता था कि वो कितना आउटडोर जा रहे हैं और वो कितना स्टडी को पढ़ पा रहे हैं उसके नॉर्मल फॉर्म में। चलो हमने सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ा, हमको ये तो समझ में आया कि जो एस है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अब यहां पे लिखा हुआ था दिस रिलेशनशिप, यहां पे था दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे था दिस डिपेंडेंस। सबसे पहले एस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। एस के बाद क्या है, क्या एस में हम कोई चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। पहले मुझे बताओ क्या एस में हम कोई चेंज की बात कर रहे हैं? क्या हमने एस में किसी भी तरह के चेंज की बात करी है? तो क्या एस के बाद क्यू आ सकता है? नहीं आ सकता। हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो लोग थे वो नेचर में जाते थे, वो घंटों घंटों फॉरेस्ट में बिताते थे, तो वो फील्ड वर्क करते थे। तो एस के बारे में जो बात हो रही है वो टीम है कि वो फील्ड वर्क करते थे, वो आउटडोर जाते थे, वो लाइफ को स्टडी करते थे अपने नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, एस के बाद क्या आया, टी। लेकिन वो ये जो करते थे, ये जो उनका रिश्ता था, अब वो रिश्ता बदल रहा है। अब वो रिश्ता क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या एस टी पी में कोई डाउट किसी को? तो बायोलॉजी वाले जितने भी लोग थे जो काम करते थे वो नेचर में जाके काम करते थे। उनका ये जो टेक्निक था ये सिर्फ रिसर्च की टेक्निक नहीं थी, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब ये जो रिश्ता है ये बदल रहा है। ये ऐसा करते थे, उनका रिश्ता ऐसा था, लेकिन अब रिश्ता बदल रहा है। एस टी पी में कोई दिक्कत? अब रिश्ता बदल रहा है तो रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है बताओ, पी के बाद क्या आएगा? रिश्ता बदल रहा है। तो अगर आप कह रहे हो कि बदल रहा है रिश्ता, तो क्या बदलाव आ रहा है रिश्ते में? रिश्ता बदल रहा है तो पहले मैं बताऊंगी क्या बदलाव आ रहा है, या फिर मैं बताऊंगी ये बदलाव क्यों आ रहा है। जिन लोगों ने क्यों लगाया है गड़बड़ करी है उन्होंने। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये तो बोल रहे हैं कि ये बदलाव रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट। पहले बता दो क्या बदलाव है। ये बदलाव इसलिए आ रहा है, इसमें तो रीजन दिया हुआ है कि बदलाव क्यों आ रहा है। बदलाव का रिजल्ट क्या है ये दिया हुआ है। बदलाव क्या है, वॉट इज द चेंज, वो किस में दिया हुआ है? चेंज इसमें दिया हुआ है कि चेंज क्या आ रहा है, इन सिलिको रिसर्च हो रही है। अब चेंज क्या आ रहा है कि अब ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर पे होती हैं, यहां पर होती हैं, यहां पर होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एज अ रिजल्ट देख के आर को लास्ट में लगा दिया, बट उन्होंने आगे की चीज नहीं पढ़ी। इसमें दे रखा है रिजल्ट क्या है,
मतलब बदलाव आया है तो सॉरी, बदलाव आया है तो बदलाव क्या है। और इसमें दे रखा है ये जो बदलाव आया है ये ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बदलाव इंपॉर्टेंट है। ये बदलाव इसलिए आया है कि बहुत डेटा बढ़ता जा रहा है, इस बदलाव की वजह से क्या हो रहा है, इतनी सारी चीजें डिजिटाइज हो गई हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा, सिर्फ एज अ रिजल्ट देखा। तो और यहाँ पे देखा रीशेप हो रहा है, यहाँ पे देखा दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आगे का पढ़ा ही नहीं और सिर्फ पी क्यू और आर कर दिया, जबकि आंसर वॉज पी आर एंड क्यू। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी, इसलिए कहती हूँ रीडिंग इज वेरी सॉरी, इसलिए क्या कहते हैं, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग। सॉरी एवरीवन, कोई परेशानी किसी को भी। चलो एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहली चीज हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई किया, यहाँ हाउएवर दिस लिखा था, यहाँ पे भी दिस लिखा था, यहाँ पे भी एज अ रिजल्ट लिखा था, यहाँ पे भी दिस लिखा था, मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट एक ही था एस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले वो लोग नेचर में जाते थे, पहले वो लोग जब भी कोई उनको कुछ भी पता लगाना होता था वो नेचर में जाते थे, तो वो नेचर पे बहुत डिपेंडेंट थे, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो नेचर में जा जाके काम करते थे। तो जो एस में बात दे रखी है वही बात टी में दे रखी थी कि वो लोग नेचर में जाते थे। लेकिन अब ये रिश्ता बदल रहा है, तो पहले वो लोग नेचर में जाके काम करते थे, फॉरेस्ट में जा जाके काम करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये रिश्ता बदल रहा है। रिश्ता क्या बदल रहा है कि अब वो काम स्क्रीन के बाहर करते हैं, स्क्रीन पर करते हैं। तो पहले ये लोग नेचर में जाके काम करते थे, नेचर ही उनका सब कुछ था, लेकिन रिश्ता बदल रहा है। बदल क्या रहा है कि अब वो नेचर में नहीं जाते हैं, अब वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे अपना रिसर्च कर रहे होते हैं। और अब ये जो बदलाव आया है ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है कंप्यूटर में। ये बदलाव की वजह से क्या हो गया है, बहुत सारी चीजें अब डिजिटाइज हो चुकी। तो सीक्वेंस वॉज एस टी पी आर एंड क्यू। फ्लोचार्ट बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है पहले नेचर में जाते थे, यहां पे लिखा हुआ है हाउएवर चेंज आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, अब स्क्रीन पे जाते हैं, बाद में स्क्रीन पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है। पहले नेचर में जाते थे, नेचर ही सब कुछ थी, लेकिन अब बदलाव आ रहा है, बदलाव ये आ रहा है कि स्क्रीन पर जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। स्क्रीन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बहुत डेटा है। एंट्रेंस मीन्स बसा हुआ। एक और कर ले, चलो वन मोर। ऑल द बेस्ट एवरीवन। 3 मिनट आपके शुरू होते हैं। हार्ड लग रहे हैं बेटा, हार्ड है, इजी नहीं है, हार्ड है, बट हार्ड करते 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 पेपर इजी लगना शुरू हो जाए। परफेक्शन की क्लास करने के बाद आप मॉक टेस्ट में जाके पैराजम्बल्स करोगे, सारे सही निकलेंगे। पेपर में जाके पैराजम्बल करोगे, सारे सही निकलेंगे, कहीं कुछ गलत नहीं निकलेगा परफेक्शन की क्लासेस के बाद। परफेक्शन की क्लास दिन पे दिन हार्ड लगती रहेगी, आज हार्ड लगेगी, कल और हार्ड लगेगी, परसों और हार्ड लगेगी, बट पेपर दिन पे दिन ईजी लगना शुरू हो जाएगा, मॉक टेस्ट दिन पे दिन ईजी लगना शुरू हो। तो यही स्ट्रैटेजी है परफेक्शन बैच की। मैम कल के मॉक में पूरा सही था, अभी देखे ये पैराजम्बल की क्लास कर लो और उसके बाद कहीं से भी पैराजम्बल का कोई सेक्शनल टेस्ट देके देखना, कोई मॉक टेस्ट देके देखना, बहुत ईजी लगेगा। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैम कल 29 मार्क्स आए आरबीआई के मॉक, आरबीआई असिस्टेंट के मॉक में, वेरी नाइस। 26.5 मार्क्स आए मॉक में, वेरी नाइस। 30 आउट ऑफ 30 भी आएंगे, बस परफेक्शन में रेगुलरली आते रहो।
चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। इवन सो का मतलब होता है फिर भी, स्टार्टिंग नहीं हो सकता कभी भी इवन सो, है ना। जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है खर्चों में और इन्वेस्टमेंट में, ये बहुत बैलेंस्ड रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, जो पैसा लगाया जा रहा है चीजों को करने में, कैपिटल बनाने में, एसेट्स बनाने में। दिस आ गया, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो ऑपोजिट चीज है ये दिखाती है कि सरकार ने फंडिंग बढ़ा तो दी है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है फिर से फेल हो गया है। वो अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहा है। इतना पैसा अभी भी है जो अभी तक खर्चा नहीं किया है। फिर से दिस आ गया। इस बात को आपको समझाने के लिए, इतना जो करोड़ पैसा लगाया दिया गया है वो बहुत ही कम बढ़ोतरी है इस साल के बजट से। फिर भी ये दिखाता है कि बहुत अच्छा खासा जंप हो गया स्पेंडिंग लेवल से, जितना खर्चा किया है उससे। जो ओवरऑल बजट का आउटले का मतलब है पूरा का पूरा जो बजट था वो हल्का सा ही बढ़ा है पिछले साल से, लेकिन जब एक्सपेंडिचर में देखें तो डबल डिजिट बढ़ गया है। जो कैपिटल स्पेंडिंग थी, इनफैक्ट मतलब आप किसी चीज को हाईलाइट करते हो तो इनफैक्ट से भी कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वो इतनी थी, इसमें इतना सब कुछ था। तो क्या ये बात सभी को क्लियर थी कि एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? किसी को कोई भी डाउट इस चीज में? स्टेप नंबर 1 सबने कर लिया। इतना कर लिया ना आपने कि स्टेप नंबर 1 की आपका एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, इसका मतलब है आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया। अब अगली बात बताओ, पिछले साल से सिर्फ बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर खर्चे की बात करें तो डबल डिजिट बढ़ा है। एस का डेटा किसने दे रखा है? एस के बाद बताओ, एस का डेटा किसने दे रखा है? आराम से बता दोगे। एस में जो बात हो रही है कि पिछले साल से कंपेयर करें तो जो बजट है वो हल्का सा बढ़ा है, लेकिन अगर खर्चे से कंपेयर करेंगे तो वो डबल डिजिट में बढ़ा है। क्या सभी को क्लियर है कि एस का डेटा आर में दे रखा है? सिर्फ 2.16 बढ़ा है, लेकिन अगर इससे देखेंगे तो डबल डिजिट बढ़ा है, मतलब 10.1% में बढ़ा है। एस और आर में कोई भी दिक्कत? चलो, अब यहां पे लिखा हुआ था दिस कॉन्ट्रास्ट। ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है ऑपोजिट चीजें। दो ऑपोजिट चीजें एक साथ कहां दे रखी है? यहां पे लिखा हुआ था दिस कॉन्ट्रास्ट। दो ऑपोजिट चीजें एक साथ, दो ऑपोजिट चीजें तो इसमें दे रखी थी कि बजट तो ना के बराबर बढ़ा है, लेकिन स्पेंडिंग को देखें तो इतना बड़ा है। ये बिल्कुल नेगेटिव, बहुत ही ना के बराबर है, और ये बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ एस और आर में ही दो ऑपोजिट चीजें दे रखी थी? तो ये कॉन्ट्रास्ट क्या शो कर रहा है कि फंडिंग हालांकि सरकार ने बढ़ा दी है, लेकिन वो यूज नहीं कर रही अपनी फंडिंग को अच्छे से। इतना सारा करोड़ रुपया अभी भी यूज में नहीं है। क्या एस आर क्यू में कोई दिक्कत? कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही थी तो कॉन्ट्रास्ट वाली बात तो एस और आर ने ही दे रखी थी। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो, अब यहां पे ना किसी चीज का डेटा दे रखा है। ये देखते हैं टी किस चीज का डेटा है। जिस चीज का टी डेटा होगा उसके बाद लगा देंगे। कैपिटल स्पेंडिंग मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कहां हो रही थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कहां हो रही थी? यहां हो रही थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस बात का डेटा यहां दे रखा है कि इतना हो गया, 46% हो गया टोटल एलोकेशन का। क्या पी और टी के पेयर में कोई दिक्कत किसी को भी? मतलब पी और टी यहां है। व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? आपका फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस वाज एस आर क्यू पी एंड टी। हमेशा कोई बात बोलोगे उसका डेटा दोगे, कोई बात बोलोगे उसका डेटा दोगे। डेटा हमेशा बात करने के बाद करोगे, हमेशा। बात बोली डेटा दिया, बात बोली डेटा दिया, बात बोली डेटा दिया, इस तरीके से। दोबारा समझी? सबसे पहली चीज, हमने दिस देखा, इवन सो देखा, दिस देखा, इनफैक्ट देखा। इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया?
चलो अगली बात, यहां पे दिया हुआ था पिछले साल से कंपेयर करें तो बजट तो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर से कंपेयर करें तो डबल डिजिट बढ़ गया है। इसका मतलब दो ऑपोजिट चीजें एक साथ दे रखी हैं, तो इसका डेटा तो यहां दे रखा था 2.16 बढ़ा है, अगर एक्सपेंडिचर से देखें तो 10.1 बढ़ गया, डबल डिजिट ये था। तो एस का डेटा आर में था। चलो पी का डेटा किस में था, कैपिटल एक्सपेंडिचर तेजी से बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इतना हुआ है। पी का डेटा टी में था। तो एस का डेटा आर में था, पी का डेटा टी में था। अब बस ये चेक करना है कि क्यू कहाँ आएगा। क्यू के पास दो पोजीशंस हैं, या तो क्यू यहां पे आ जाएगा पी और टी से पहले, या फिर क्यू यहां आ जाएगा पी और टी के बाद। तो यहाँ पे दिस कॉन्ट्रास्ट दे रखा था, टी में तो कोई दो ऑपोजिट बातें नहीं दे रखी थी, इसमें दिस कॉन्ट्रास्ट दे रखा था, और इसमें तो कोई भी दो ऑपोजिट बातें नहीं दे रखी थी। मतलब क्यू जो है टी के बाद तो नहीं आ सकता, इसका मतलब क्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया, एस आर क्यू टी एंड टी। कोई परेशानी? चलो मैम टी क्यू टीपी कर दे, नहीं बेटा पहले बात बोलोगे फिर उसका डेटा दोगे, पहले बात बोलोगे फिर उसका डेटा दोगे। चलो तो एस और आर, पहले एक स्टेटमेंट दिया फिर उसका डेटा दिया। सिमिलरली पी एंड टी, पहले एक स्टेटमेंट दिया फिर उसका डेटा दिया। क्यू के पास दो पोजीशन थी, या तो क्यू यहां आएगा या फिर क्यू यहां आएगा, बट क्यू में दिस कॉन्ट्रास्ट लिखा होता, कॉन्ट्रास्ट मीन्स दो ऑपोजिट बातें। टी में कोई दो ऑपोजिट बातें हो नहीं रही थी, इसका मतलब क्यू यहां तो नहीं आ सकता था। हाँ यहाँ पे दो ऑपोजिट बातें हो रही थी, इसका मतलब क्यू यहां आएगा। What was the final sequence? Final sequence was S R Q P and T. कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को भी? रेडी फॉर द नेक्स्ट? नहीं अभी दो और करेंगे, अभी मजा सा नहीं आया कुछ, अभी कुछ मजा सा नहीं आया। वन मोर। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपके 3 मिनट शुरू होते हैं अब।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है एंटी लेप्रेसी डे ऑन जनवरी 30th, जो कि डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, हो सकता है। बहुत सारे लॉज हैं, उन्होंने एक्सप्लिसिटली मीन्स क्लियरली, इवन का मीनिंग होता है भी, बहुत सारे लॉज ने भी डिस्क्रिमिनेट किया है लोगों के खिलाफ जो लेप्रेसी से अफेक्ट हुए हैं पास्ट में। यहाँ पे इवन का मतलब ऑल्सो है, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, क्रॉस कर दिया। ज्यादातर हिस्ट्री में लेप्रोसी को ट्रीट किया गया था मेडिकल कंडीशन की तरह नहीं, एक मॉरल कंडीशन की तरह, हो सकता है। दे वर मेड, दे लिखा हुआ है, दे कौन है नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उनको बाहर रहना पड़ता था टाउन के, टेम्पल जाने से उनको मना किया गया था, फैमिली लाइफ तो उनकी थी नहीं। बहुत सारे रिलीजन्स में और पुराने ट्रेडिशंस में जिन लोगों को लेप्रेसी थी उनको इम्प्योर मानते थे, कर्स्ड मानते थे, अनक्लीन मानते। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट अभी नहीं समझ में आया, दो लग रहे हैं, या तो पी होगा या फिर आर होगा, लेकिन मुझे एक पेयर समझ में आ गया। और वो पेयर मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है और यहाँ पे दे लिखा हुआ है, तो दे वर मेड टू लिव, तो पीपल विद लेप्रेसी एंड दे वर मेड टू लिव, इसका मतलब टी और एस का पेयर था। कोई परेशानी टी और एस के पेयर में किसी को भी? लेप्रेसी बेटा एक बीमारी होती है, कोढ़ की बीमारी बोलते हैं इसे ना, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। टी और एस का पेयर सभी ने बना लिया, चलो। अब यहां पे बोल रहे हैं, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही थी? आर में लिखा हुआ है कि लेप्रेसी को एक मेडिकल कंडीशन नहीं मानते थे, उसको एक मॉरल मानते थे। और वो मॉरल मतलब आर में जो बात दे रखी है उसका एक्सप्लेनेशन टी और एस में दे रखा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही थी? आर में बोला गया कि लेप्रेसी को एक मेडिकल नहीं मानते थे, मॉरल मानते थे। इसका रिजल्ट क्या था कि उन लोगों को इम्प्योर बोलते थे, कि उनको कोई श्राप हुआ है, वो क्लीन नहीं है, उनको बाहर निकाल देते थे। तो आर में एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या था वो टी और एस में दे रखा है। कोई भी दिक्कत आर, टी और एस में? चलो, अब क्यू में क्या दे रखा है? बहुत सारे लॉज भी उन लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो लेप्रेसी से अफेक्टेड है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो लोग तो कर ही रहे थे, लॉज भी कर रहे हैं। भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू यहां लगाना पड़ेगा। इवन यहाँ पे ऑल्सो का रोल प्ले कर रहा है, तो लोग तो ऐसा करते ही थे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब जो क्यू है वो टी और एस के बाद आएगा। अब मुझे पी चेक करना है, पी कहाँ आएगा? पी यहां भी आ सकता है और पी यहां भी आ सकता है। पी को पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिया ऑब्जर्व करता है एंटी लेप्रेसी डे जनवरी 30th को, डेथ एनिवर्सरी। ये मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हम इस पूरे टॉपिक की बात ही क्यों कर रहे हैं। अगर आप एक इसको न्यूज के आर्टिकल की तरह समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एंटी लेप्रेसी डे हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने लेप्रेसी के बारे में बात करना स्टार्ट किया। इसका मतलब पी स्टार्टिंग में आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज पी आर। चलो एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ये चीज क्लियर थी? पीपल नाउन, और पीपल का प्रोनाउन कौन हो गया? दे। तो नाउन और उसका प्रोनाउन, क्या सभी को टी और एस का पेयर क्लियर था? चलो, यहां पे लिखा हुआ है लेप्रेसी को मेडिकल कंडीशन नहीं, मॉरल चीज मानते थे। इसीलिए पुराने पुराने ट्रेडिशंस में लोग ऐसा करते थे। हिस्ट्री की बात हो रही है तो पहले क्या होता था वो बात टी में हो रही है, तो हिस्ट्री में क्या होता था और वही बात टी में लिखी हुई है कि क्या होता था। तो हमने आर में एक स्टेटमेंट दिया कि लोग क्या करते थे और उसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया टी और एस में। आर टी एस सभी को क्लियर है? अच्छा, लोग तो ये करते थे, लॉ भी ऐसा करता था, इवन यहाँ पे मीनिंग है ऑल्सो। तो लोग तो ये करते थे, लॉज भी ऐसे ही थे। भी लिखा हुआ है, भी वाला स्टेटमेंट हमेशा बाद में आता है। तो लोग तो ये करते ही थे, इनफैक्ट जो लॉज थे वो भी यही थे। तो क्यू को हमने यहां लगाया। अब एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट बचा था पी, जो इंट्रोड्यूस कर रहा था टॉपिक को। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस इज पी आर टी एस एंड
एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। PRTS एंड Q। Q इसलिए आया क्योंकि यहाँ इवन लिखा था, T और S का पेयर बना था दे की हेल्प से। RTS इसलिए बना था कि क्या प्रॉब्लम थी हिस्ट्री में, क्या हो रहा था, वो बात हो रही थी आर में, और फिर एग्जैक्टली बताया कि लोग पहले क्या करते थे। और P आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट। एक और करें? पता नहीं ऐसा क्या होता है, मेरा मन सा नहीं करता आप लोगों को छोड़ने का। चलो वन मोर पैरा चंबल। ऑल द बेस्ट एवरीवन। 3 मिनट आपके शुरू होते हैं अब। इसमें आपको एक हिंट देती हूं मैं। Q विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। चलो, Q इज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ये सभी के लिए हिंट है।
चलिए लेट्स सी। सबसे पहला स्टेप, एक बच्चे का डाउट है, वो डाउट हैंडल कर लूं मैम। दे लॉस के लिए भी हो सकता है क्या? एक बच्चे का डाउट है, बस एक मिनट। लॉस को बोलते थे बाहर रहो टाउन से, लॉ को बोलते थे तुम मंदिर में नहीं आ सकते, लॉ को बोलते थे तुम्हारी कोई फैमिली लाइफ नहीं होगी। स्टेटमेंट पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चल आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। बट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो टैक्स का गैम्बल था, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इनकम टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो गए, कलेक्शन इतना हुआ, इतने की गिरावट हो गई। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या थी बजट के बारे में, कि लोग ना रियलिटी चेक नहीं करते पहले वाले बजट को लेके, क्योंकि करंट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक चीज है जो आप याद करोगे बजट 2025-26 के बीच में, तो वो क्या थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि टैक्स को कम किया जाएगा मिडिल क्लास के लिए। बजट नॉर्मल होता है, तो मैं गलत नहीं करूंगा अगर मैं लास्ट बजट से स्टार्ट करता हूं। गवर्नमेंट ने अज्यूम किया कि टैक्स कट हो जाएगा, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स तो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब ज्यादा रूल्स फॉलो करेंगे और मिडिल क्लास की इनकम बढ़ जाएगी। चलो, रन ऑफ द मिल मीन्स बोरिंग सा, ऑर्डिनरी सा। सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोगों को टी और पी का पेयर समझ में आया? सरकार ने सोचा कि इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाए, इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पे ऑफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सीड नहीं हुआ। इनकम टैक्स कम का रेवेन्यू कम हो गया। क्या सभी को टी और पी का पेयर क्लियर है? सरकार ने सोचा कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रेवेन्यू कम हो गया। चलो, सरकार ने क्यों सोचा? टैक्स कट के बावजूद भी, टैक्स कट करने की बात कहां हो रही है? आर में। सरकार ने अनाउंस किया टैक्स कट किया करेंगे, सरकार ने सोचा टैक्स कट कर दिया लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा नहीं। सरकार ने टैक्स कट अनाउंस किया, सरकार ने सोचा रेवेन्यू बढ़ जाएगा टैक्स कट के बावजूद भी, लेकिन बढ़ा नहीं। आर टी पी में किसी को कोई डाउट? आर को पहले क्यों लगाया टी से? क्योंकि ए और एन आर्टिकल लगा हुआ था। ए और एन मतलब इंट्रोड्यूस करता है उस टॉपिक को। तो एक टैक्स कट सरकार ने किया, सरकार को लगा रेवेन्यू बढ़ जाएगा उसके बावजूद भी, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा नहीं। आर टी पी में कोई डाउट किसी को भी? चलो, 2025-26 की बात करें। 2025-26 क्या है? पिछला बजट है। 2026-27 तो चलो नॉर्मल है, बट ये भी गलत नहीं है लास्ट बजट से स्टार्ट करें तो। लास्ट बजट कौन सा बजट? 2025-26 का। क्या सभी को क्लियर है एस और आर का पेयर? तो हम पिछले वाले बजट से शुरू करते हैं। पिछले वाला बजट कौन सा? 2025-26 वाला। तो हम पिछले वाले बजट से शुरू करते हैं, और पिछले वाला कौन सा? 2025-26 का। उसके बारे में चलो कुछ चीजें याद करते हैं। तो पिछले बजट से शुरू कर रहे हैं, और वो पिछला बजट कौन सा है? ये वाला। और इसके बारे में एक टॉपिक की बात करते हैं, वो टॉपिक कौन सा है? टैक्स कट। क्या एस आर टी पी में कोई डाउट? चलो अब क्यू को देखते हैं। प्रीवियस बजट को लेके लोग रियलिटी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि करंट वाला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट वाला कौन सा है? 2026-27 वाला। करंट वाला विच वन? 2026-27 वाला, मतलब क्यू एस से पहले आए। What is the final sequence? Final sequence was Q, S, R, T and P. मैम साइड हो जाओ, साइड में तो हूँ बेटा। कोई परेशानी किसी को किसी भी तरह की? चलो एक बार दोबारा बनाए, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो, सरकार ने सोचा कि इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा नहीं, कम हो गया। शॉर्ट ऑफ मीन्स कम हो गया। टी और पी का पेयर
डिस्पाइट द टैक्स कट के बावजूद, टैक्स कट की बात कहां हो रही थी, आर में एक टैक्स कट हुआ, इसके बावजूद भी सरकार ने सोचा कि बढ़ जाएगा, तो अ टैक्स कट और द टैक्स कट, ए और एन टैक्स कट और द टैक्स कट। तो ए और एन वाला हमेशा पहले आता है, द वाला हमेशा बाद में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पैराजिम्बल का, मतलब आर टी पी। 2025-26 लास्ट बजट है, तो हम शुरू करते हैं पिछले बजट से। पिछले बजट की सारी बातें करी ऑथर ने। यस, करंट वाले की बात हम कर रहे थे क्यू में, और 2026-27 करंट वाला था, तो करंट बजट की बात करी, उसका नाम बता दिया, तो क्यू इससे पहले। तो फाइनल सीक्वेंस वर्ड क्यू एस आर टी एंड फ्लो चार्ट बना लेते हैं। क्यू एस आर टी एंड पी, टी और पी का पेयर बना बट से, आर और टी का पेयर बना अ टैक्स एंड अनप्रेसिडेंटेड टैक्स कट और द टैक्स कट से, एस और आर का पेयर बना लास्ट बजट से, और क्यू और एस का पेयर बना करंट बजट से। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? आई होप यस, सभी बच्चों को मजा आया होगा, सभी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। चलो, अब बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। कल भी हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास करेंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी। कल वेंसडे है तो कल की क्लास यूट्यूब पर होगी, 11 बजे होगी। तो वील मीट अगेन फॉर सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्लास। बहुत सारे, मैं आपको एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 75 सेट्स करवा दूंगी पैराजिम्बल्स के, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। बस मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ। परफेक्शन की क्लास में कभी ईजी नहीं लगेगा, परफेक्शन की क्लास में हमेशा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आप इस लेवल पे आओगे तो मैं इस लेवल पे ले जाऊंगी आपको, आप इस लेवल पे आओगे मैं इस लेवल पे ले जाऊंगी, आप इस लेवल पे आओगे मैं इस लेवल पे ले जाऊंगी। तो परफेक्शन क्लास विल नेवर बी इजी, बट आई कैन गारंटी यू पेपर विल ऑलवेज बी इजी। हम इस स्ट्रैटेजी से परफेक्शन की क्लास में पढ़ रहे हैं कि पेपर आपको बहुत आसान लगे। एक सिंपल सी बात बताती हूँ। कल सॉरी परसों सफलता दिवस को बहुत सारे बच्चों से मिले, तो किसी किसी बच्चे का ना सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, किसी बच्चे का 3 साल बाद सिलेक्शन हुआ। तो वो अपनी स्टोरी बता रहा था, तो उस बच्चे ने यही बोला कि पहले साल जब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट किया था, मैंने अपनी तैयारी पूरी वेस्ट कर दी थी। क्यों वेस्ट कर दी थी? क्योंकि मैं इजी चीजों के पीछे भाग रहा था। मुझे लग रहा था बस कॉन्फिडेंस मिल जाए मुझे। मैं पढ़ाई परफेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ाई सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ रहा था। 1.5 साल बाद तो मुझे समझ में आया कि इजी चीजें करने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आप लंबा करोगे। एक्चुअल पढ़ाई जो मैंने करी, उस बच्चे ने बताया कि एक्चुअल पढ़ाई तो मैंने 6 महीने ही करी है। परफेक्शन की क्लास में आके पता चला कि एक्चुअल में अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो सब बकवास था। तो सिंपल सी बात होती है सिलेक्शन लेने की, और वो क्या होती है? अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे वो क्वांट्स हो चाहे वो रीजनिंग हो। अच्छा लेवल करो डे 1 से। अच्छा लेवल करते करते पेपर कब कब में इजी लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पेपर कब कब में इजी हो जाएगा। अच्छा लेवल करोगे, डे 1 पे डिफिकल्ट लगेगा, डे 2 पे डिफिकल्ट लगेगा, डे 3 पे डिफिकल्ट लगेगा, हो सकता है डे 20 पे भी डिफिकल्ट लगे, लेकिन डे 21 पे आपको इजी लगने लग जाए, आपको मजा आने लग जाएगा। तो शॉर्टकट्स के पीछे, आसान आसान चीजों के पीछे, दिल को सेटिस्फैक्शन देने के पीछे मत भागो, कॉन्फिडेंस देने के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होने वाला। क्लास वही आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी जिस क्लास में आपको कुछ ना आता, जिस क्लास में आपके मार्क्स लो आए हो। अगर किसी क्लास में आप आए और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ गए, मतलब आपने उस क्लास में कुछ सीखा ही नहीं, आपको तो सब कुछ पहले से ही आता था। आपने कोई क्लास अटेंड करी, आपको सब कुछ बहुत अच्छा फील हुआ, आपको सब कुछ आता था, आपके मार्क्स पूरे आ गए, मीन्स लर्निंग जीरो थी उस क्लास से। और ऐसी क्लास से आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, आप सीख बहुत कुछ नहीं पाओगे। तो मेजर फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, ना कि अटेम्प्ट्स पे। अटेम्प्ट्स के लिए मॉक टेस्ट दो, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैं किस लेवल पे हूं, उसके लिए मॉक टेस्ट है। क्लास लर्निंग के लिए, तो फोकस लर्निंग होना चाहिए क्लास में, ना कि मार्क्स अच्छे लाना। मार्क्स अच्छे लाने का फोकस आपका मॉक टेस्ट में होना चाहिए। यस, चलो तो सेशन एंड करते हैं आज का। हम मिलेंगे अपनी कल की क्लासेस में, एंड आई होप सभी लोगों की एक आदत बन चुकी है एडिटोरियल और परफेक्शन की, जिसको आप एक सिंगल डे भी मिस नहीं कर रहे हो। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family and each and everyone in my life.
Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for helping me in every step that I take. Thank you, God, for helping me realize my true potential. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन. एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना आज की क्लास का ना, कैसा लग रहा है आपको क्लासेस में आके. तो सभी बच्चे मुझे इस जीमेल पे फीडबैक जरूर देंगे कि कैसा लग रहा है आप सभी को क्लासेस में आके. सेशन एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. स्टे ब्लेस्ड एंड